हमने अभी तक हमने जो बात की इसमें हमने समझा कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडायवर्सिटी में आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आसान लैंग्वेज में कि अगर हम इस पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को हमारा घर मान ले तो हमारे साथ में मिलियंस ऑफ प्लांट की और एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो इस लैंड को, वो इस अर्थ को शेयर कर देगी, एक्वाटिक बॉडी को भी, वाटर बॉडी को भी शेयर कर देगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बायोडाइवर्सिटी वाला। हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी और मेगा बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस देती है हमें, जहाँ उसके कुछ इंडिकेटर्स है। जैसे 5000 के अबव में वहाँ पे अगर स्पीसीज पाई जाती है तो मेगा बायोडाइवर्सिटी, 1500 के अबव अगर स्पीसीज पाई जाती है तो वो बायोडाइवर्सिटी होती है। इसके अलावा वहाँ पे मरीन रिसोर्सेज को देखा जाता है, मरीन बॉर्डर को देखा जाता है, वाटर बॉडी को देखा जाता है, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट को चेक किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये जो हमारी इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए अ, हम सभी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग भी एक छोटा सा पार्ट है, इंटर इंडिपेंडेंट हमारी क्या है, इंटरडिपेंडेंट ये रिलेशनशिप है। जैसे हम फूड के लिए सॉइल के ऊपर में डिपेंड है, जैसे हम हमारी ब्रीदिंग के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम एयर के ऊपर में डिपेंड है। जैसे हमें वाटर चाहिए होता है तो हम वाटर के लिए लैंड रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये वाटर लैंड पे ही होता है और क्रस्ट नहीं पाया जाता है और सरफेस पे ही पाया जाता है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे हम नेचुरल रिसोर्सेज पे ही पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है। और बाकी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हो तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये हमारी अर्थ, सॉइल, हमारी लैंड ही सपोर्ट करती है। इनकी भी जो सर्वाइविंग एक्टिविटी चलती है उसी के अंदर में चलती है। नेचुरल वेजिटेशन में हम ट्रीज कवर की बात करेंगे, फॉरेस्ट की, बुशेस की, शर्ब की, अर्थ की। तो यहाँ पे मेडिसिनल, कमर्शियल और भी बाकी चीजों के लिए, हाउस होल्ड के लिए हमें इजीली टिम्बर मिल जाता है। तो कुछ चीजें मिल जाती है जिससे हम सर्वाइवल करते हैं हमारा। और बाकी जो वाइल्ड लाइफ होती है तो वाइल्ड लाइफ के शेल्टर और फूड की व्यवस्था जो होती है तो वो वहीं से फॉरेस्ट में से उनको मिल जाता है। जो फिजिकल फीचर्स है बाकी के वो भी हमारे लिए काफी अलग अलग वे से हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट में देखी है। फ्लोरा और फौना की जब हमने बात की तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना था। जैसे 81,000 स्पीसीज आपको फोना की मिलती है देखने को इंडिया में, 47,000 स्पीसीज आपको फ्लोरा की देखने को मिलती है। और ये एस्टिमेटेड बताया जाता है कि 47 प्लांट स्पीसीज में से 15,000 स्पीसीज जो है वो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की है। और एक फैक्ट और याद रखना है आपको जो मैंने बताया कि 10% जो स्पीसीज है फ्लोरा में से, यस सॉरी फौना में से 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड विद फ्लोरा। फ्लोरा की जो 10% स्पीसीज है मतलब प्लांट की, वो क्या है नियर फ्यूचर में डिक्लाइन मतलब एक्सटिंक्ट होने वाली है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में उसको रखा गया है। और 20% जो मैमल की स्पीसीज है हमारे, तो वो भी नियर फ्यूचर में क्या होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने जा रही है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो हम हमेशा बात करते हैं जो हमारे आंखों से जो बड़े लेवल पे आपको प्लांट देखने को मिलती है, ट्रीज देखने को मिलती है या एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो उनका रिकॉर्ड बराबर ठीक ठाक से रखा जाता है। लेकिन हमारी ये भी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि हम उन सभी ऑर्गेनिज्म की भी केयर करें जो सॉइल के अंदर में अपना हैबिटेट करते हो या वहाँ पे सर्वाइवल करते हो। तो वो आंखों से दिखते नहीं या हम देखते नहीं उनको, तो उनके बारे में भी हमने सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्टर होते हैं वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए, ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए या डिकिंग ऑफ सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आई होप। तो अभी हम बात करेंगे वैनिशिंग फॉरेस्ट की। तो हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कितना है क्या है हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, फॉरेस्ट का प्रोपोर्शन वगैरह। तो ये सब चीजें अभी रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पे तो जगह जगह से उसकी क्वांटिटी क्यों कम हो रही है, तो इसके बारे में यहाँ पे जरूर स्टडी करनी चाहिए हमें। क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का एक शेल्टर होता है और फूड का भी सोर्स होता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉरेस्ट में डिक्लिनेशन देखने को मिलेंगी आपको, वैसे वाइल्ड लाइफ में भी डिक्लिनेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ के लिए कोई शेल्टर नहीं रहेंगे और उनको फूड भी नहीं मिलेगा।
फिर जो वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड एनिमल, इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी गांव में शेर घुस गया, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जंगल में उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है। तो वो क्या करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे वो घुस जाएंगे, और फिर पता ही है आपको क्या होता है। सो द डायमेंशंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। तो यहाँ पे जो डायमेंशन दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग जो पैरामीटर्स है जिससे हम डिफॉरेस्टेशन होता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है, वो बहुत ज्यादा इंडिया में देखने को मिलता है। द फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टर। तो यहाँ पे जो एस्टिमेशन की बात की गई है फॉरेस्ट कवर की और ट्री कवर की, वो 79.42 मिलियन हेक्टर की गई है, विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो हमारी इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया की ये कितना है, 24.16% है। इसमें डेंस फॉरेस्ट 12.2% है, ओपन फॉरेस्ट 9.14% है, एंड मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है वो लेस देन 1%, दैट इज 0.14% है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था आपको, यहाँ पे 2015 के कुछ फिगर्स दिए हुए, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज, the dense forest cover has increased by 3,775 square kilometers since 2013। तो यहाँ पे कहीं पे हम मुझे मतलब हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पे 3,775 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, मतलब 2 सालों में, 13 से लेके 2015, और उसके बाद में भी ग्रोथ हुई है। अगर लास्ट ईयर का ही रिपोर्ट देखते हो तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो हर 2 साल के बाद में आता है, तो इसके ऊपर में आपको ध्यान रखना। अभी 2019 में आया था, तो 2021 में एक्सपेक्टेड है आएगा वो। सो हम बात करेंगे यहाँ पे कि दिस apparent increase in the forest cover is due to the conservation measures। तो ये इंक्रीज जो देखने को मिलती है आपको, तो ये इसकी वजह क्या है? तो लोगों ने या गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन करना शुरू कर दिया फॉरेस्ट का, ये फॉरेस्टेशन चला है उन्होंने, मैनेजमेंट किया, इंटरवेंशन एंड प्लांटेशन। तो बहुत देखते हो आप कि हर जगह जगह पे ग्राम पंचायत के रोड पे आपको अभी ट्रीज कवर देखने को मिलता है। तो ये हमारा ये फॉरेस्टेशन की स्कीम की वजह से ही हो पाया है। और इसमें जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट है वो बहुत आगे है, जहाँ पे पहले फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने इस साल इस ग्रोथ को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें ये सारी डिटेल्स मैंने एक एक करके आपको बताया है। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ existing plants and animal species based on the इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है, IUCN जिसको बोलते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है कि पूरी दुनिया में किस टाइप का प्लांट, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, मतलब एनिमल की और प्लांट्स की कितनी स्पीसीज है, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है या अपने नेचुरल कैटेगरी में, किस कैटेगरी में मतलब गायब होने वाली है, या उनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, या नियर फ्यूचर में कब तक वो सरवाइव कर पाएंगे, उनके मतलब उनके लिए एडवर्स कंडीशन कहाँ कहाँ पे देखी जाती है वगैरह, सभी चीज़ों का ये क्या करती है, स्टडी करती है। और उसके आधार पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है इसमें नॉर्मल स्पीसीज whose population level are considered to be normal for their survival। देखो, ऐसी स्पीसीज फ्लोरा और फोना की, ये जिनकी क्वांटिटी एक अच्छी क्वांटिटी मानी जाती है और वो सर्वाइवल के लिए मतलब अच्छे संकेत है उनके, तो नियर फ्यूचर में या आने वाले बहुत लंबे समय तक उनकी क्वांटिटी में कभी रिडक्शन नहीं होगा। तो ऐसे सभी स्पीसीज को नॉर्मल स्पीसीज में रखा जाए। जैसे हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल स्पीसीज में हमारी पॉपुलेशन का रेट बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें कोई कमी आ ही नहीं रही, मतलब हमें मारने वाला कोई है ही नहीं, हमें हम ही मारते हैं, हम हमारे ही दुश्मन है, बाकी कोई दुश्मन नहीं, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो इसका अगर एग्जाम्पल देना हो तो हम लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स नॉर्मल स्पीसीज है। बाकी और भी स्पीसीज देखने को मिलेंगी आपको आजू बाजू में, तो जैसे रियरिंग एनिमल्स वगैरह, तो उनको कैसे रियर करते हैं, वो कमर्शियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी भी स्पीसीज ठीक ठाक है हमारे यहाँ पे। और भी जो ट्रीज कवर आपको देखने को मिलता है नेचुरल, तो उनकी भी स्पीसीज बहुत अच्छी है।
या तो फिर कमर्शियल लेवल पे जिस ट्रीज को हम प्लांट एज एन प्लांटेशन फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, तो उनकी भी मतलब यहाँ पे स्टेटस बहुत अच्छी मानी जा सकती है। तो इनमें कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए सच एज कैटल्स, जैसे मैंने कैटल्स के बारे में बात किया अभी, साल, पाइन या रोडेंट्स, तो ये सब चीजें यहाँ पे जो दी है वो नेचुरली इनकी जो स्पीसीज है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी होने के कारण इनको नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं। इनको कोई मतलब डेंजर नहीं इन फ्यूचर। एंडेंजर्ड स्पीसीज तो नेम से ही पता चलता है कि इस कैटेगरी में जो भी स्पीसीज को प्लेस किया गया होगा वो नियर फ्यूचर में क्या इनको बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है इनके सर्वाइवल के लिए। तो दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये वो स्पीसीज है जो खत्म होने के कगार पे है। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो ये इस कैटेगरी में आने वाली जो स्पीसीज है उनके लिए जो भी एडवर्स कंडीशन है या निगेटिव फैक्टर है जो इनको जीने के लिए दिक्कत क्रिएट करती है, तो ये फैक्टर अगर ऐसे ही इनका रेट बढ़ता रहा तो शायद ये स्पीसीज ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बग। तो देखो ब्लैक बग वगैरह जो है इनका हंटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो हंटिंग के कारण हंटिंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रही तो ये नियर फ्यूचर में क्या हो सकती है, गायब हो सकती है। क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल अभी आप बोलोगे क्रोकोडाइल का कौन शिकार करता है, लेकिन क्रोकोडाइल जहाँ पे रहते हैं जहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेट है, तो हमारी जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। मतलब वाटर पोल्यूशन के कारण वाटर बॉडीज के इनसाइड में जो आपको एक्वेटिक हैबिटेशन देखने को मिलता है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो नियर फ्यूचर में कैसे वहाँ पे केमिकल पोल्यूटेंट्स होने के कारण, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होने के कारण वो ज्यादा लॉन्ग समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनके डेथ रेट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता ही है गुजरात में है, तो अभी जिस टाइप से यहाँ पे मतलब हम लोगों ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले आपको और डेवलपमेंट देखने को मिली। उसके कारण हम एड्स जैसे जो एनिमल्स है उसके ऊपर में अभी हमारी जो डिपेंडेबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है, और उसके कारण उसकी केयर करने वाले अभी लोग बाकी बचे नहीं है। और दूसरा कारण ये भी है कि इनका सर्वाइवल जहाँ पे होता है और इनके लिए जो पास्चर्स चाहिए होते, ग्रासलैंड चाहिए होते, वो हमारे इंडिया में लगभग ना के बराबर है। अगर ग्रासलैंड नहीं रहेंगे, पास्चर्स नहीं रहेंगे और उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स वाला फूडर है, फूडर ही नहीं मिलेगा, तो इनकी क्वांटिटी कैसे मतलब शेष रहेंगी यहाँ पे बाकी रहेंगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें हमारी अभी कैटल भी आना शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि कैटल को हम कमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कैटल के लिए भी जो एक हेल्दी फूडर चाहिए वो फूडर मतलब फूडर अवेलेबल करने में काफी दिक्कतें आ रही है हमको। तो इसके अलावा कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, जैसे इंडियन रिनो है, लॉयन है, टेल मॉस्क्यो है, सांगाई है, ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर में जो पाई जाती है। तो ये जो प्रजातियां है, ये जो स्पीसीज है मतलब 101% एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, वो आने वाले समय में इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगी आपको, और इसके मैंने अलग अलग कारण बताए आपको। तो वल्नरेबल स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category। तो वल्नरेबल में वो स्पीसीज आती है कि देखा जाता है कि अब तक तो वो उस एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, लेकिन वो एक क्या सिचुएशन हो सकती है कि उसके ठीक बाद वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये काफी कुछ निर्भर करता है उन पैरामीटर्स के ऊपर में जहाँ पे इन स्पेसीज को एडवर्स कंडीशन को फेस करना होता है, या ऐसे पैरामीटर जो हमेशा जिन पैरामीटर की कोशिश हमेशा ये होती है कि इन स्पीसीज का मतलब इन स्पीसीज का डिस्ट्रक्शन किया जाए, इन स्पीसीज को अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है और फिर उसके क्वांटिटी में आपको रिडक्शन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे तो स्पीसीज आर ब्लू शिप्स, एशियाटिक एलिफेंट्स, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो देखो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारे गंगा रिवर के बेसिन में पाए जाते हैं। तो गंगेटिक डॉल्फिन की स्पीसीज जो है वो अभी इनमें इनके क्वांटिटी में रिडक्शन जो देखने को मिलता है, तो इसका कारण क्या है? तो गंगा में काफी ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, तो उसके कारण इनकी स्पीसीज क्या हो रही है, मतलब रिड्यूस हो रही है, इनकी डेथ हो रही है भारी लेवल पे। और जो एशियाटिक एलिफेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर होते हैं, तो इनकी हंटिंग की जाती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, राइट। लोग क्या इनका इनकी हंटिंग करने के बाद में इनके जो मतलब दांत वात होते हैं
या बोन्स होते हैं, तो उनको एज एन डेकोरेटिव थिंग्स यूज करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल होता है ये सब, उसके लिए इनकी हंटिंग की जाती है। और आज के डेट में ये बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं। तो एक लेवल तक अगर इसको बचाया नहीं गया तो इन फ्यूचर ये मतलब वनरेबल स्पीसीज है, आगे जाके एंडेंजर्ड हो सकती है। इसके अलावा एक स्पीसीज है रेयर स्पीसीज। तो इस स्पीसीज स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर और